hello guys and welcome back to my YouTube channel Commerce Elites. As promised, I am back with another video which is on directing. So to start with, what is directing? So directing is generally concerned with instructing, guiding or inspiring the employees so that they could perform to their best ability, which would ultimately helps in achievement of ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कहने का मतलब इसमें हम एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्म करें, जिससे कि हेल्प हो जाए ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अचीव होने में। जैसे मूवी का डायरेक्शन होता है वैसे काइंड ऑफ इसका भी होता है, मतलब वही बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है। आ जाते हैं फीचर्स में। सबसे पहला है इनिशिएट्स एक्शन। कहने का मतलब काम यहीं से शुरू होता है। प्लानिंग में प्लान बन गया, ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट्स डिवाइड हो गए, स्टाफिंग में जॉब पोजीशंस असाइन हो गई। एक्चुअल काम कहाँ से स्टार्ट होता है? डायरेक्टिंग से। फिर एक कंटिन्यूइंग फंक्शन, मैनेजमेंट की सारी फंक्शन कंटिन्यूइंग है, मतलब जब तक बिजनेस है तब तक डायरेक्शन है, डायरेक्टिंग है। फिर है फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कहने का मतलब सुपीरियर इस सबऑर्डिनेट को डायरेक्शंस देता है, इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है या इंस्पायर करता है, ना कि सबऑर्डिनेट सुपीरियर को इंस्ट्रक्शन देगा। कहने मतलब बाप बेटे को सिखाएगा, बेटा बाप को नहीं सिखाता, हालांकि आजकल सिखा रहा है, मतलब इंटरनेट, सोशल मीडिया वगैरह। फिर इसी में है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड क्यों है? डायरेक्शंस क्यों दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन क्यों दिया जाता है? ताकि आप एरर कम से कम परफॉर्म करो। इससे होगा कि अगर आपकी परफॉर्मेंस में एरर कम रहेगी तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। फिर है इसी में ह्यूमन एलिमेंट। डायरेक्शन देता कौन है? ह्यूमन। देता किसको? ह्यूमन को। कहने मतलब मशीन को हम नहीं देते डायरेक्शन, हम मशीन से लेते हैं। फिर इसी में है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस सबसे पहला वही इनिशिएट्स एक्शन। एक्शन मतलब वही काम यहीं से स्टार्ट होगा। दूसरा है कि इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल गोल से ज़्यादा प्रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशनल गोल को देना चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा तभी आपका इंडिविजुअल गोल भी अचीव हो पाएगा। फिर है इसी में मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्शन कहीं ना कहीं मोटिवेट भी, मतलब कि मोटिवेशन भी मिलता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है इंसेंटिव्स ऑफर करके। इंसेंटिव्स फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल होते हैं, अभी डिटेल्ड में आगे आएगा एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में। फिर इसमें है ब्रिंग्स स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे आएगी? अगर आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, आप तो एक डिसिप्लिन तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से काम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी बनी रहती, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं। फिर इसी में आ जाता है फैसिलिटेट्स चेंज। जैसा कि हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ा ही था कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? डायनेमिक। तो डायरेक्शन से क्या होता है कि अगर डायनेमिक इन्वायरमेंट है भी तो हमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन अगर मिलते रहे, इंफॉर्मेशन टाइम पे कम्युनिकेट होती रही तो हम कोप अप कर लेंगे उस चेंज के साथ। आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में, 4 ही होते हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरविजन मतलब क्या होता है? सीइंग द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम ओवर एंड अबव। कहने मतलब एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, और जब वो काम कर रहे हैं तो देखना कि कैसे कर रहे हैं, कोई एरर तो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। फिर सुपरविजन के बाद है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? ये प्रोसेस होता है जिससे कि हम इंड्यूस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो अपना बेस्ट दें, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में हेल्प हो जाए। कैसे हम इंड्यूस करेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे अट्रैक्ट करेंगे? इंसेंटिव्स ऑफर करके। फिर आता है लीडरशिप। लीडरशिप क्यों होती है? लीडरशिप मोस्टली होती है बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और बिहेवियर का इन्फ्लुएंस पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है। जैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हम बिहेवियर इन्फ्लुएंस करेंगे। फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? आपका एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, व्यूज़ या टेक्स्ट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। फिर सुपरविजन में ही क्या है कि सुपरवाइजर होता है कि उसके कुछ फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला इंश्योर्स इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? सुपरवाइजर। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि लोअर लेवल में आता है सुपरवाइजर। तो ये क्या है? डायरेक्ट एम्प्लॉय से लिंक में रहता है, तो ये डायरेक्ट उनको इंस्ट्रक्शन दे देता है, और डायरेक्ट लिंक में रहने के कारण इसको उनका डायरेक्ट फीडबैक भी मिल जाता है। प्लस ये उनको मोटिवेट भी करता है, मतलब मोटिवेशन इंप्रूव करता है, देखता है कि हाँ किस एम्प्लॉय को क्या चाहिए, कैसा इंसेंटिव ऑफर करें तो ये और बेटर परफॉर्म कर सकता है। कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होता है। क्यों? क्योंकि ये लिंक होता है मिडिल लेवल और एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो जो भी बाहर से या ऊपर से ऑर्डर आता है वो इनको कन्वे कर देता है। और इसमें क्या है? ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करता है। मतलब कहने का मतलब अगर काम सिस्टमेटिक तरीके से होगा, वो प्रॉपर चेक भी, जैसे डिसिप्लिन भी मेंटेन करके रखता है। डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेगा तो ऑब्वियस है काम सिस्टमेटिक तरीके से ही होगा, और सिस्टमेटिक तरीके से अगर कोई काम होता है तो उसमें वेस्टेज के या ओवरलैपिंग के चांसेस कम होते हैं, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तो होगा ही होगा। आ जाते हैं मोटिवेशन पे। मोटिवेशन पहले ही बता चुके हैं। मोटिवेशन क्या करता है? आपको इनकरेज करता है ताकि आप अपना बेटर परफॉर्मेंस दे पाएँ और फर्म का गोल अचीव करने में हेल्प करें। इससे रिलेटेड 2 और टर्म है, मोटिव्स एंड मोटिवेटर्स। मोटिव क्या होता है? इनर डिज़ायर होती है जो कि आपको इनकरेज करती है
दैट यू शुड गो बियॉन्ड लिमिट्स टू अचीव एनीथिंग। मोटिवेटर्स क्या होते हैं? इंसेंटिव्स होते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल हो सकते हैं, जो कि ऑफर किया जाता है ताकि आप अपना बेस्ट दे पाएँ। आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। सबसे पहला है साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। साइकोलॉजिकल क्यों है? क्योंकि आप कहीं किताब में पढ़ के किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, आप उनके बिहेवियर को समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उनके लाइक्स डिसलाइक्स समझने पड़ेंगे, तब जाके आप उनको मोटिवेट कर पाओगे। फिर है मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन हमेशा किसी न किसी पर्पस के लिए होता है, ऐसे रैंडमली किसी को मोटिवेट नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप लोग के बोर्ड्स आने वाले, तो हो सकता है कुछ बच्चों के पेरेंट्स उन्हें मोटिवेट करें कि हाँ बेटा 90% के ऊपर लाओगे तो तुम्हें आईफोन दिला देंगे। तो हो सकता है बच्चा मेहनत ना भी कर रहा हो बट आईफोन के लालच में कर देते। जो आईफोन का लालच देना, ये क्या है? इंसेंटिव्स है। फिर मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ जिस इंसान को मोटिवेट करे उसी चीज़ से दूसरा इंसान भी मोटिवेट हो जाए। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे होगा? पॉजिटिव मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं कि हाँ तुम ये कर लो तुम्हें हम ये दिला देंगे, इतना कर लो तुम्हारा इंक्रीमेंट कर देंगे। नेगेटिव क्या होता है? सिर्फ किसी को बोल देंगे तुमसे ये ना हो पाएगा। तो कुछ लोग होते हैं उनको बात लग जाती है, तो वो फिर और अपना 200% देने लगता है कि नहीं कैसे बोला उसने हमें, तो हम ये करके दिखाएंगे। फिर आ जाते हैं अब मोटिवेशन की थ्योरी, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। सबसे पहला इसमें है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं? जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है, फूड क्लॉथ शेल्टर, जिसके बिना कि हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। दूसरे पे आ जाता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। अब एक बार हमारी नेसेसिटीज़ मीटअप हो गई तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा थोड़ा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, अपना इंश्योरेंस वगैरह करवा लें ताकि आगे चल के हमारे हेल्थ होती है कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर हो भी तो उसे हम डील कर पाएँ। थर्ड है सोशल नीड। अब अगर हम सिक्योर भी हो गए हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ भी हो गई, तो हम चाहेंगे कि हमें लोग जाने, थोड़ा लोग हमें पहचाने। फिर सोशल नीड भी पूरी हो गई। फिर आती है एस्टीम नीड, जिसको ईगो नीड भी कहते हैं। ईगो नीड क्या होता है कि हाँ तुम फॉर्च्यूनर लियो तो हम BMW ले लेंगे, तो कहने का मतलब कंपेयर करने के लिए, हाँ तुम iPhone 13 लियो प्रो मैक्स ले लेंगे। फिर लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होती है? अगर ये पूरी होगी तो मतलब फिर इसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए, जो कि जनरली पॉसिबल नहीं है। हमेशा एक नीड की फुलफिल होने के बाद दूसरी क्रिएट हो जाती है, बट है कंसेप्ट का पार्ट है। आ जाते हैं इंसेंटिव्स पे। सबसे पहला है फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से होते हैं? मॉनेटरी नेचर के होते हैं, मतलब पैसे से रिलेटेड होते हैं। इसमें क्या क्या आता है? और ये जनरली लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, क्योंकि उनके लिए उतना इज्जत भी मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है, बट पैसा ज़्यादा मैटर करता है। तो हो सकता है उनकी अगर बोल द एम्प्लॉय की मार्क की रैंक नहीं बढ़ा पाएंगे बट इंक्रीमेंट बढ़ा देंगे, तो वो उसमें भी खुश रहेगा, मतलब सैलरी बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले इसमें वही है पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस क्या है कि जब एम्प्लॉय की हम सैलरी या पे ग्रेड बढ़ा देते हैं तो वो मोटिवेट हो जाता है और अपना बेटर देने लगता है कि हाँ और बेटर करेंगे तो और बढ़ जाएगी। फिर है इसी में कमीशन। कमीशन जनरली जो यूज़ होता है वो सेल्समैन के लिए यूज़ होता है या एजेंट्स के लिए यूज़ होता है। जैसे LIC एजेंट्स होते हैं, उनका पर पॉलिसी कुछ कमीशन होता है, सेल्समैन का भी कमीशन होता है। फिर है बोनस। बोनस क्या होता है? एक अच्छा खासा अमाउंट होता है जो साल में एक ही बार दिया जाता है, जनरली किसी फेस्टिव ओकेजन पे, जैसे दिवाली वगैरह पे दे देते हैं या फिर हो सकता है एम्प्लॉय के बर्थडे पर देते हैं। फिर इसमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। रिटायरमेंट बेनिफिट में आपका ये पेंशन वगैरह आ जाता है। पेंशन वगैरह खैर मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही मिलता है, बाकी PF वगैरह मिल जाता है सबको। आ जाते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स किसके लिए होता है? जो बहुत थोड़ा जिनको पैसे में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता लेकिन उनके लिए रिस्पेक्ट, ईगो बहुत मैटर करता है। इसमें सबसे पहला आ जाता है स्टेटस। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपकी रैंक बढ़ाने को तैयार है बट आपकी सैलरी नहीं बढ़ाएगा, बट उसमें भी कुछ एम्प्लॉयज़ खुश रहते हैं, चलो एटलीस्ट हमारी पावर बढ़ जाएगी, अथॉरिटी बढ़ जाएगी। फिर इसी में आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मतलब जो आपका सराउंडिंग है, जहाँ आप काम कर रहे हो वो डेवलप हो जाए, तो उससे भी क्या होगा, आप मोटिवेट जाओगे कि हाँ हमारा वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है। फिर इसी में आता है जॉब सिक्योरिटी, जो कि सबसे ज़्यादा होती है गवर्नमेंट जॉब में, इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए पगलाए रहते हैं। सबसे बेसिक रीज़न यही है कि एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो गया। फिर एक है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट क्या होता है? असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब। कुछ लोग होते हैं उनको सिमिलर जॉब करते करते वो बोर हो जाते हैं, तो उन्हें नई नई जॉब चाहिए रहती है या कुछ नया चैलेंजिंग उनको दिया जाए, उनकी जॉब बदलते रहना, तो ऐसे लोगों के लिए होता है जॉब एनरिचमेंट। फिर होता है एम्प्लॉयज़ रिकग्निशन। एम्प्लॉयज़ रिकग्निशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है बहुत ज़्यादा ओवर द एज जाके बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट कर रहा है, तो उसके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, जैसे कि आप लोग अगर मॉल वगैरह गए होंगे तो वहाँ एक बोर्ड लगा रहता है, तो उसमें लिखा रहता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। तो उसमें जो उस मंथ में सबसे अच्छा परफॉर्म किया होगा एम्प्लॉय, उसकी फ़ोटो वगैरह लगा देते हैं।
तो इससे होता क्या है, एम्प्लॉय भी मोटिवेट हो जाता है, चलो अगर हम मेहनत कर भी रहे हैं तो हमारे एटलीस्ट एम्प्लॉयर की नज़र में आ रहे हैं, उस चीज़ के लिए वो हमें अप्रिशिएट कर रहा है, तो उससे भी वो मोटिवेट हो जाता है, और जो बाकी रहते हैं वो भी मोटिवेट हो जाते हैं कि अभी इसका लगा, हो सकता है हमारा भी लग जाए नेक्स्ट से। फिर है एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन क्या होता है कि अगर आप कोई एम्प्लॉय के फेवर में डिसीजन ले रहे हो या उनसे रिलेटेड कोई पॉलिसी बना रहे हो, तो उनको भी इन्वॉल्व करके बनाओगे तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ भैया हमारे लिए बना रहे हैं, हमारे प्रेजेंस में बनाएंगे तो ये रहेगा कि चलो हाँ ठीक है, ये चीज़ ठीक है, हाँ इससे हमारा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। बट उनके अगर एब्सेंस में बनाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक ऑफ ट्रस्ट हो सकता है। आ जाते हैं अब लीडरशिप पे, जो भी है थर्ड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, लीडरशिप क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ द पीपल टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ सम कॉमन गोल, जो कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल गोल है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहला तो यही है कि इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर, मतलब लीडरशिप की एक क्वालिटी है जिससे कि आप दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है, इट ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर। इन्फ्लुएंस करना मतलब ऑब्वियसली आप चेंज कर देते हो, एक इम्पैक्ट डाल देते हो जिससे उनका बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में रहता है। तीसरा है कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि लीडरशिप ऐसा नहीं केवल एक दिन करनी पड़ती है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक लीडरशिप भी करनी पड़ेगी। फिर इट ऑल्सो हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। लीडरशिप जैसा कि हमने कहा ही था कि किसी न किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होती है, ऐसा हवा हवाई लीडरशिप नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है कि पर्पस यही है कि अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। कॉमन गोल कौन सा होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आ जाते हैं डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, तीन होती हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रेन। ऑटोक्रेटिक क्या होती है, वन मैन आर्मी वाला हाल है यहाँ पे, मतलब एक आदमी के पास सारी पावर होती है, वही बॉस होता है, किसी से वो सलाह वलाह नहीं लेता, उसने तुरंत जो बोल दिया, ऑर्डर दे दिया, वही होना है। डेमोक्रेटिक क्या है, जैसे इंडिया में है, यहाँ पे जो लीडर बनता भी है तो वो पब्लिक पार्टिसिपेशन से बनता है। ऐसे ही नहीं है कि उसका बेटा लीडर बन जाएगा या उसके बेटे का बेटा लीडर बन जाएगा। इलेक्शंस होते हैं, पब्लिक के पार्टिसिपेशन से ही यहाँ पे लीडर अपॉइंट होते हैं, मतलब पब्लिक के पास पावर रहती है। तीसरा है फ्री रेन। फ्री रेन में क्या है, यहाँ पे सब नेता है, मतलब सब नेता नहीं है, मतलब पावर सबके पास नेता वाली है, कहने मतलब यहाँ पे कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। तो जो लीडर रहता है वो बेसिकली बस इंफॉर्मेशन और मटीरियल प्रोवाइड करता है, और उसके पास इतनी पावर नहीं रहती कि उनको ऑर्डर दे सके, नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्री रहते हैं सारे सबऑर्डिनेट। आ जाते हैं, एक पॉइंट है इसमें, मतलब पॉइंट क्या है, एक कंसेप्ट है मैनेजर वर्सेस लीडर। क्या क्या डिफरेंस है मैनेजर और लीडर में। मैनेजर जो होता है मोस्टली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, लीडर इनफॉर्मल में होता है। मैनेजर लीडर हो सकता है लेकिन लीडर मैनेजर नहीं हो सकता, ये ज़रूरी नहीं है। और जो मैनेजर है वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है मैनेजमेंट के, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब, बट लीडर केवल डायरेक्टिंग परफॉर्म करता है। मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल में ज़्यादा ध्यान देता है, और जो लीडर है वो अपने मेंबर्स के बेटरमेंट में ज़्यादा ध्यान देता है। फिर आ जाता है आपका फोर्थ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, जो कि है कम्युनिकेशन। ये भी बता चुके हैं क्या है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, व्यूज़, पॉइंट्स, जो भी है दो लोगों के बीच में अगर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, वर्बली, रिटर्न, किसी भी तरीके से, वो कम्युनिकेशन में आ जाता है। बट हाँ, इसमें है कि मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, अकेले बात करोगे तो पागल हो जाएगा। फिर अब कम्युनिकेशन में क्या है, प्रोसेस इसका क्या है, वही सेंडर होता है, सेंडर मैसेज सेंड करता है, उसकी इनकोडिंग होती है, फिर इनकोडिंग किसी मीडिया के थ्रू वो जाता है रिसीवर के पास, उसकी वहाँ पर डिकोडिंग होती है, फिर रिसीवर को रिसीव होता है। जब रिसीवर को रिसीव हुआ तो फिर वो अपना जब तक फीडबैक नहीं दे देता सेंडर को, वापस से रिस्पॉन्स अपना नहीं दे देता है, तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। इसमें डायग्राम में साइड में एक ब्रैकेट में बना हुआ है नॉइज़। नॉइज़ क्या होता है, नॉइज़ किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस, सर्वर डाउन है या कुछ कम्युनिकेशन का पार्ट लॉस्ट हो गया, तो किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस जो हर्डल क्रिएट करे कम्युनिकेशन कंप्लीट होने में, वो नॉइज़ होता है। अब आ जाते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो जनरली ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है, फॉर्मल ही होता है, सिस्टमेटिक तरीके से काम करें, चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हुए। ये 3 तरह से होता है या 3 टाइप का होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्टिकल मतलब ये, तो या तो ये डाउनवर्ड हो सकता है या तो ये अपवर्ड हो सकता है। अगर डाउनवर्ड है तो मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे रहा है, अपवर्ड है तो मतलब सबऑर्डिनेट सुपीरियर को सजेशन दे रहा है। और वही हॉरिजॉन्टल क्या है कि बराबर लेवल पे, कहने का मतलब जैसे डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं, तो सेल्स मैनेजर परचेज मैनेजर के बीच में जब कम्युनिकेशन होगा तो ये सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी है दोनों के पास, तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। वहीं तीसरा जो डायगोनल है, डायगोनल मैं थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे, ऐसे होता है। तो डायगोनल में क्या है कि सेल्स मैनेजर है, मान लो
वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के किसी सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, या फाइनेंस मैनेजर है वो सेल्स मैन से बात कर रहा है, मैनेजर से नहीं, सेल्स मैन से। तो दूसरे डिपार्टमेंट का सुपीरियर जब किसी और डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट से बात करे तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन में अब आ जाते हैं ये कॉमन नेटवर्क्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें सबसे पहला आपका है व्हील पैटर्न। व्हील पैटर्न में क्या है कि एक आदमी से ही सबको इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि अगर कोई नोटिस होती है तो जो क्लास का मॉनिटर होता है पूरी क्लास को आके इन्फॉर्म कर देता है, तो वैसे ही व्हील पैटर्न में भी एक ही इंसान सबको इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरा है इसमें चेन पैटर्न। चेन पैटर्न में क्या है कि जो पर्सन है उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके इमीडिएट सुपीरियर से, और वो पास करता है अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को। फिर तीसरा है सर्कल पैटर्न। सर्कल पैटर्न में क्या है कि आप अपने ग्रुप में किसी भी दो लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। फिर चौथा है ऑल सोर्स या चैनल पैटर्न। इसमें क्या है, पता नहीं रहता न्यूज़ आई कहाँ से, जैसे रूमर्स वगैरह इसी में फैलते हैं, तो इसमें कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है, कहीं से भी कोई भी कुछ भी शेयर कर देता है। फिर फिफ्थ है इन्वर्टेड वी। जैसे वी ऐसे होता है तो इन्वर्टेड वी का मतलब क्या है कि आप अपने सुपीरियर से भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और सुपीरियर के सुपीरियर से भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। फिर आता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, ऐसे लोगों के बीच में कम्युनिकेशन जो कि ऑफिशियली रिलेटेड या फॉर्मली रिलेटेड एक दूसरे से ना हो। इसमें कौन कौन से नेटवर्क्स आ जाते हैं, इसमें सबसे पहला आपका आ जाता है गॉसिप्स। ये लड़कियों में कुछ ज़्यादा ही होता है। गॉसिप क्या होता है कि जब पूरा एक ग्रुप बैठा हुआ है, कई 10-12 लोगों का या 5-6 लोगों का, उसमें एक आदमी अपनी स्टोरी टेलिंग या कोई किस्सा बता रहा होता है, तो उसे बोलते हैं गॉसिप्स। वो सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकता है। फिर इसी में आ जाता है आपका क्लस्टर्स। क्लस्टर्स क्या होता है कि जैसे एक पिक्चर आई थी जय हो, उसमें सलमान खान का डायलॉग था कि नहीं आप एहसान वाली बात नहीं, आप आगे 3 लोग की मदद कर दीजिएगा, उनसे बोलिएगा आगे 3 लोग की मदद कर दीजिएगा। यहाँ पे मदद नहीं करते हैं, बट एक इंसान 2 से इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, फिर उन 2 में से एक इंसान आगे 2 से शेयर करता है, फिर ये पैटर्न फॉलो होता रहता है। वही वाला केस है, बस 3 की जगह 2 है। फिर इसी में है सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड क्या होता है, जब एक सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन पास होती है। जैसे कि आप लोग स्कूल में असेंबली लाइन लगी, मान लीजिए अकाउंट्स का टीचर नहीं आया, तो आगे वाले बच्चे को पता है, उसने पीछे वाले को बताया, पीछे वाले ने उसके पीछे वाले को बताया, या हो सकता है पीछे वाले को पता है तो पीछे से आगे तक एक लाइन में इंफॉर्मेशन पास होते हुए आ गई, तो पूरी क्लास को पता चलेगा कि हाँ अकाउंट्स का टीचर नहीं आया। फिर इसी में है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क में क्या होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, चांस 50-50 होता है, रैंडमली हम किसी से भी बात कर ले, किसी से भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दे, तो वो प्रोबेबिलिटी नेटवर्क में आ जाएगा। आ जाते हैं अब कम्युनिकेशन बैरियर्स में। 4 तरह के होते हैं, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल बैरियर। सिमेंटिक बैरियर को कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं लैंग्वेज बैरियर। इसमें किस किस तरह के बैरियर्स या टूल्स होते हैं, जैसे कि फॉल्टी ट्रांसलेशन हो गया, आपका सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स हो गए, या आप बहुत टफ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज जेस्चर कोडिंग आपके मैसेज से या कम्युनिकेशन जो आप कंटेंट है उससे मैच नहीं कर रहा, तो ये सब आएगा इसमें। जैसे फॉल्टी ट्रांसलेशन, मान लीजिए मोदी जी गए हैं फॉरेन टूर पे गया, मतलब वही विजिट पे गए हैं, उनका जो ट्रांसलेटर है वो लोग कुछ बोल रहे हैं इंग्लिश में, उसने कुछ गलत सलत बता दिया, मोदी जी को भड़का दिया, तो मोदी जी पता चले भड़क कुछ और बोल रहे हैं, तो फॉल्टी ट्रांसलेशन से भी बैरियर क्रिएट हो जाता है। जेस्चर कोडिंग अगर आपकी या बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है कम्युनिकेशन के हिसाब से, कहने मतलब अगर आप कोई खुशी की न्यूज़ है उसको रो के बता रहे हो तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, या कोई दुख भरी न्यूज़ है, कोई निपट गया है या ख़त्म हो गया, उसको तुम खुशी हो के हंस के बता रहे हो तो उसमें भी कंफ्यूज हो जाएगा, सोचेगा तो पागल है। और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हाई फाई वर्ड्स भी यूज़ नहीं करने चाहिए, ऐसे वर्ड्स यूज़ करो जो कि आपकी ऑडियंस को समझ में आए। जैसे अगर ये हम बना रहे हैं अभी, हम अगर संस्कृत में पढ़ाने लगे, पहले तुमको इतनी संस्कृत आती नहीं है, बट इन केस अगर हम संस्कृत में पढ़ाने लगे तो हमको नहीं लगता किसी को भी कुछ समझ में आएगा। दूसरा है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है, इसमें आता है आपका एक प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन क्या होता है कि आपने मैसेज कंप्लीट होने ही नहीं दिया, आपने पहले एज्यूम कर लिया आधा सुन के कि हाँ बचा हुआ आधा ये होगा। जैसे कि स्कूल में कभी कभी होता था, ट्रू फॉल्स पूछा जाता था, तो हम लोग सेंटेंस खत्म नहीं होने देते थे, स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड सुन के ही बोल देते थे हाँ मैम ट्रू है या फॉल्स है। इसको बोलते हैं प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। जैसे कुछ लोग कहते हैं अरे हमको पता है, जबकि पूरी बात वो सुनते ही नहीं है, तो इससे भी क्या होता है कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है। और क्या आता है इसमें, लैक ऑफ अटेंशन। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे तो ऑब्वियस आप पूरी इंफॉर्मेशन ग्रास्प नहीं कर पाओगे। डिस्ट्रस्ट, अगर आपको किसी की बात पे भरोसा नहीं है तो आप उसकी बात उतना ध्यान से सुनोगे ही नहीं।
फिर तीसरा आ जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कैसे होता है, मान लीजिए स्टेटस डिफरेंस है, तो हो सकता है वो सबऑर्डिनेट सुपीरियर से चाह के भी इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं कर पाएगा, या ऑर्गेनाइजेशन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो करने के चक्कर में डिले हो जाए इंफॉर्मेशन पास होने में। तो इस तरह के बैरियर्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में। पर्सनल बैरियर क्या होता है, जैसे सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो हो सकता है उससे वो इन्फॉर्मेशन शेयर ही ना करे, या हो सकता है कि सबऑर्डिनेट की भी अनविलिंगनेस हो, मतलब वो उससे बात ही ना करना चाह रहा हो तो इसलिए इन्फॉर्मेशन ना शेयर करे। तो इस तरह के बैरियर्स आते हैं पर्सनल बैरियर्स में। अब कैसे इन बैरियर्स को हटाया जा सकता है या कैसे कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बनाया जा सकता है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि क्लैरिफाइंग द आइडिया बिफोर कम्युनिकेटिंग। जो भी आप कम्युनिकेट करने जा रहे हो पहले दिमाग में आइडिया क्लियर रख लो कि हाँ आपको बोलना क्या है। और है नो योर ऑडियंस, मतलब ऑडियंस कैसी है आपकी उसके हिसाब से कम्युनिकेशन करिए। बहुत ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश मत बोलिए, पता चले सामने वाले को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। गुड लिसनर होने चाहिए, जो आपके ऑडियंस है उसको भी एक्टिवली अटेंशन दे के सुनना चाहिए। ओपन माइंड रखना चाहिए। ओपन माइंड क्यों रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप जजमेंटल होकर बैठोगे तो आप बार बार इंटरप्ट करोगे कम्युनिकेटर को, उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट ही नहीं होने दोगे। फिर एक कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज होनी चाहिए, जो भी आप कन्वे करना चाहते हो पूरी इन्फॉर्मेशन दो, बीच में कुछ भी छोड़ो नहीं। और एक होता है कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, मतलब केवल अभी का नहीं, कल के लिए अगर कुछ है तो उसको भी आज ही में थोड़ा सा डिटेल दे दो, जैसे टीवी वाले करते हैं, कल का एपिसोड रहता है उसका थोड़ा सा ट्रेलर आज के एपिसोड में ही दिखा देते हैं। तो ये सब चीज़ें करके हम कम्युनिकेशन बैरियर्स को हटा सकते हैं या कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। सो ओके, थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल कॉमर्स एलिट्स, और मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी कंट्रोलिंग पे। थैंक यू।